देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ऐसा क्या है कि एक किसी भी इरेगुलर शेप की एक ऐसी मेटल का पार्ट है, ये मेटल है ये। उसमें एक छोटी सी कैविटी क्रिएट बीच में, जैसे मैंने कैविटी पे बेस्ड आपको थ्योरी के टाइम पर भी चीजें बताई थी। उस पर कैविटी है और कैविटी के अंदर जो है दांतों में कैविटी हो जाती है ना, उसी तरीके से कैविटी उन दांतों के अंदर तो वो जम्स रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि इनके अंदर क्या रहता है, इनके अंदर चार्ज रखा गया है। तो वही कह रहे चार्ज जो है +3 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर रखा गया है। ठीक है, तो ये +3 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा गया है और इसके बाद जो आउटर सरफेस ये जो थी वहां पे +10 माइक्रोकूलम का चार्ज उसकी आउटर बाउंड्री पे दे दिया गया है। फिर हमसे कुछ क्वेश्चंस ये राइज कर रहे हैं। क्या क्वेश्चन राइज कर रहा है कि ऐसा रखने पर अरेंजमेंट जब हुआ तो चार्ज ऑन द कैविटी वॉल, अब कैविटी वॉल पर क्या चार्ज आ जाएगा। तो ये मेटल का है, मैं आपसे बता रहा हूँ। मेटल में क्या होता है कि फ्री चार्जेस तो होते हैं, तो आप समझते हो। तो जैसे ही कोई दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर कैविटी पे हमने +3 माइक्रोकूलम का जैसे ही रखा तो वो क्या करेगा, नेगेटिव जो पोलैरिटी के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ऐसे करके यहाँ से कैविटी वॉल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। सब के सब कैविटी वॉल की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो कैविटी वॉल की तरफ जो मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे तो यहाँ पे कैविटी की जो वॉल है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगी ऐसे करके। और जब ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज कितना आ जाएगा, तो जितना कैविटी के अंदर चार्ज रखा है ना उतना ही नेगेटिव चार्ज इसकी आउटर बाउंड्री पे आ जाएगा। तो अगर मैं आंसर की बात करूं तो बीच में रखा है +3 माइक्रोकूलम, तो आउटर बाउंड्री पर जो कैविटी की है वो -3 नेगेटिव पोलैरिटी का -3 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया। तो पहला ये वाला क्वेश्चन जो है रिजॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर, इसकी बात करें तो जैसे ही ये इधर से मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा था, जब इलेक्ट्रॉन्स कहीं से मूव करके जाते हैं तो कॉन्सेप्ट तुमको बताया था कि जहां से वो जाते हैं उस जगह पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और जहां पहुंचते हैं वहां नेगेटिव। तो यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ नेगेटिव और जहां से चले हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो कितना क्रिएट होगा, जितना ट्रांसफर होगा। काउंटर बैलेंसिंग होनी है टोटल, नेट चार्ज तो कंजर्व ही रहता है। तो इतना यहाँ से मूव करके -3 के इलेक्ट्रॉन्स मूव करके गए तो वही प्लस का इसी में आगे +3 माइक्रोकूलम और ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रिजल्ट तो हट के वही आना था, लेकिन जैसे ही वो इधर से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके इधर की तरफ गया कैविटी की तरफ, वैसे ही वो अपने पीछे गया है पॉजिटिव चार्ज छोड़ते चले गए। तो 10 ये था, 3 ये, टोटल 13 माइक्रोकूलम का जो है कंडक्टर के ऊपर जो है चार्ज आ जाएगा। तो कंडक्टर के ऊपर +13 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ये बढ़िया से ये क्वेश्चन इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगा। ये देखिए, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से होनी चाह रही है कि ये कोई क्लोज केन शेप में, या जैसे ये सिलेंडर है थोड़ा बड़े साइज का होता है, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये कहा जाता है कि भाई अगर ये पैक है, क्लोज है, और इस तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो रखा जाएगा तो इससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो 0 होता है। मैंने अभी बाहर की कोई एक्सटर्नल फील्ड है अगर तो ऐसे ही बताया। कैसे इसमें 0 होता है, उसकी थोड़ा सा मतलब एक कहता नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैलकुलेट तो कर लेते हैं, बस ऐसे ही। ये फैक्ट तो है, फैक्ट के पीछे क्या थ्योरी इन्वॉल्व है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें। कि हमने इसको क्या करा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके रख दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे ई। ये देखिए, ये क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से होनी चाह रही है कि ये कोई क्लोज केन शेप में, या जैसे ये सिलेंडर है थोड़ा बड़े साइज का होता है, इसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया।
तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद ये कहा जाता है कि भाई अगर ये पैक है, क्लोज है, और इस तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब रखा जाएगा तो इससे पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होता है वो जीरो होता है। मैंने अभी बाहर की कोई एक्सटर्नल फील्ड है अगर तो ऐसे ही बताया। कैसे इसमें जीरो होता है इसकी थोड़ा सा मतलब एक कहता नहीं कि बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए कैलकुलेट तो कर लेते हैं बस ऐसे ही। ये फैक्ट तो है, फैक्ट के पीछे क्या थ्योरी इन्वॉल्व है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं इसमें कि हमने इसको क्या करा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे करके रख दिया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऐसे ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दी गई। अब ये बताओ कि इसमें जैसे आप लोगों ने बॉटल का केन, तो केन पर ये वाला सरफेस होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही होगी, और इधर से क्या है दूसरी साइड पर ये वाला प्लेन होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रही होगी, और ये कर्व सरफेस होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखते हैं क्या क्या एंगल्स बन रहे हैं, तो कैसे कैसे फ्लक्स होगा है। तो देखते हैं ये वाले की अगर हम बात करें तो ये इधर वाले का जो एरिया है वो यहाँ से अगर कोई एरिया वेक्टर बनाए तो इधर की तरफ इंटेंडेड होगा, डीए की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। दोनों के बीच में एंगल बन रहा होगा 180 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 180 की वैल्यू -1 डाल देना। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर एरिया की बात करूंगा तो एरिया की डायरेक्शन यूनिट ये एरिया है वो इधर की डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि एरिया होता कैसे, ये समझो, ये एरिया है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जो फ्लैट एरिया है ना इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर बना दो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों के बीच में एंगल यहाँ पर कितना है 0 डिग्री। तो यहाँ का फ्लक्स ई डी ए कॉस 0 हो जाएगा, तो वो ई डी ए बनेगा यहाँ से माइनस ई डी ए। तो मैं अगर कहूँ इस वाले फ्लक्स को φ1 कह दूँ और इधर वाले फ्लक्स को φ2 कह दें, और जो कर्व्ड एरिया है, कर्व्ड एरिया जैसे प्लेन पे ऐसे देखिए कर्व्ड एरिया होता है, कर्व्ड एरिया वाले फ्लक्स को हम लोग क्या कह देते हैं φ3, तो φ3 कहते हैं। तो नेट फ्लक्स हो जाएगा, यही बताना था कि नेट फ्लक्स कितना आएगा। तो देखते हैं इसकी वजह से मैं अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और फिर इसको जब लिखूंगा φ2 वाला तो क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, छोटा सा एरिया कंसीडर कर लेते हैं और वो एरिया की डायरेक्शन देखें तो ऊपर की तरफ रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर यहाँ पर बात करें तो इधर की तरफ है। दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है ना। तो दोनों के बीच में अगर बनने वाला एंगल 90 डिग्री है तो आप क्या करो, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो ध्यान रखना ये 1 मान लो तो 2 मान लो, इसको 3 मान लो, नहीं तो सब में कंफ्यूजन हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ से जो वैल्यू निकल रही है उसको आप लिखो क्या, ई डी कॉस 180 है ना, ऐसे लिख दो। इंटीग्रेशन चलने तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इधर वाले क्या लिखेंगे, 2 वाले के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ई डी कॉस 0 डिग्री, और प्लस इसके लिए अगर चलने दें तो ई डी कॉस 90, ई डी कॉस 90 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 होने की वजह से टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इनकी बात करें तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यहाँ 1 लिख देंगे। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, ये -1 होती है, तो -1 लिख देंगे। आप क्या करो, इसकी वैल्यू लिख दो। तो फ्लक्स की बात अगर हम लोग करने चले तो माइनस ई डी हो जाएगा ये, है ना। तो माइनस ई क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब ज़्यादा कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, ऐसे ही करके छोड़ देंगे। तो लॉजिक बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, यहाँ पर ई डी ए कॉस 0 होने तो पूरा ही 0 हो गया, छोड़ दिया हमने। तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो फ्लक्स कितना हो गया, 0। मैंने कहता था कि फ्लक्स 0 होगा, फ्लक्स की वैल्यू जो है 0 आएगी, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करते हैं।
देखिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोटा की 4 पार्ट के क्वेश्चन दिए है, बहुत ही आसानी से रिजॉल्व होने वाला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक लाइन पर ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। बहुत बार आपने इस तरह के क्वेश्चन किया, अब आपके लिए बहुत ही आसान होगा, निहायत आसान जिसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि लाइन पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब ये कह रहा है कि फ्लक्स कौन से सरफेस के लिए 0 होगा। तो बेसिकली कहना ये चाहता था कि क्वेश्चन में डायग्राम ऐसे दिया हुआ था कि इस तरीके से एक गॉसियन सरफेस इसके चारों तरफ ऐसे बनाई गई थी। सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल के शेप में ऐसी थी। तो किस सरफेस के लिए फ्लक्स 0 होगा? तो आप बताओ ना कि फ्लक्स 0 किसके लिए होगा। जहां पर एरिया वेक्टर की बात करें, एरिया वेक्टर यहाँ पर ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेक्टर की डायरेक्शन की इधर ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन 90 डिग्री होने की वजह से एक ये फ्लक्स, ये सरफेस 1 कह दो और इस सरफेस को क्या कह दो, इस सरफेस को 2 कह दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डी और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ई, इनकी वजह से 90 डिग्री होने की वजह से हम कह देंगे सरफेस 1 एंड सरफेस 2 पर क्या होगा, फ्लक्स 0 होगा। दूसरा कह रहा ओवर विच सरफेस ई इज इक्वल टू 0। तो क्या ई 0 होगा कहीं पे? नहीं भाई, ई तो नहीं 0 होने वाला। क्या है, चाहे इधर की सरफेस की बात कर लें, इधर बात कर लें, वो अलग बात है कि यहाँ से डिस्टेंस कम लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, और दूर जाने पर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। बट ई की वैल्यू 0 अगर कहीं कहीं पर, तो मुझे नहीं नजर आता कि कोई ऐसा सरफेस होगा। तो ये बात भी हो गई, ये बात भी हो गई। अगला कह रहा ओवर विच सरफेस ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट कहाँ कहाँ पर होगा? तो ये कर्व सरफेस जहाँ पे है, ये कर्व सरफेस जो है वहां पर अगर मैं देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है इक्वल डिस्टेंस यहाँ से देखी जाएगी। इक्वल डिस्टेंस होने की वजह से मैग्नीट्यूड मॉड जो ई की वैल्यू है ये इस कर्व सरफेस के लिए चारों तरफ होगा ऐसे, तो वहां पर आपकी जो ई की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। कहाँ पर वेरी करेगा? तो वेरिएशन को भी आप देखो ना, कि वेरिएशन को भी अगर हम देखें तो भाई अगर इसी में ही छोटा सा सरफेस लें तो ई की वैल्यू कुछ में इस तरीके से चेंज करा जाए कि ई की वेरिएशन की अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ ई वेरी करेगा, तो भाई ई की वेरिएशन की बात करें तो डिस्टेंस के हिसाब से तो वेरी करेगा। तो वही अगर कि मैं आर की वैल्यू कम रखूंगा तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो निकल रही है, आर की वैल्यू ज़्यादा रखने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और कम हो जाएगी, और दूर से गॉसियन सरफेस जाएगा तो और कम हो जाएगी। जितनी बड़ी रेडियस का सिलेंडर लेंगे उतनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, और जितना पास रखेंगे लाइन चार्ज की तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। तो ऐसे सरफेस में वेरिएशन रहेगा मॉड का, और ई की वैल्यू आपको किसी भी सरफेस को 0 नहीं मिलेगी। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बड़ी आसानी से रिजॉल्व हो जाता है। आइए क्वेश्चन करते हैं कि 2 सीट्स दी हुई हैं तुम्हें। पहली सीट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, ये सिग्मा प्लस का है, और दूसरे पे माइनस का है। और ये सीट जो है ए है, और इस सीट का नाम दे दिया गया बी। ठीक है, ऐसे है। और फिर आपसे ये कह दिया गया है कि ऐसा है कि बताओ कि कौन कौन से रीजन होंगे जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। मतलब मैं ऐसा कह देता हूँ कि प्लेट 1 कह देता हूँ, ये प्लेट 2 कह देता हूँ, और रीजन को ए बी सी कह देता हूँ, ये ए बी और ये सी। ठीक है, तो किन रीजंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी? ऐसे क्वेश्चन